नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं ये अपनी एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हमने यहाँ पर किस सन का है ये नहीं लिखा है क्योंकि इसमें हम दोनों सनों को हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी सन में क्या हुआ था, जिसमें 1872 और 2023 का अधिनियम दोनों साथ देखेंगे। अब क्यों देखेंगे और कैसे देखेंगे? देखिए क्यों देखना है ये इसलिए देखेंगे क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि कई जो स्कूलों में है उन स्कूलों में विद्यालयों में, मतलब स्कूल नहीं कहेंगे विद्यालय कहेंगे, विद्यालयों में 1872 ही चल रहा है अभी कुछ में, और कुछ में 2023 का पुराना सेशन चालू हो गया। और दूसरी बात इसलिए भी देखेंगे हम 1872 को साथ में क्योंकि जब हमें 2023 का अधिनियम समझना है तो हमें 1872 की बेस चीजें को समझना अति आवश्यक होगा। कैसे था, क्या परिवर्तन हुए, कैसे नहीं हुए, इन सब चीज़ों को भी हमें सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हमने जैसे पता है कि भाई 1872 का जो अधिनियम था वो परिवर्तित हो गया, बट 2023 में जो अधिनियम हुआ परिवर्तित होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें उसमें चेंजेस हुई हैं, पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। और कुछ चीज़ों के रूप में तो हमें पता है कि भाई मेजर चीज़ें जो चेंजेस हुई हैं, और कुछ माइनस यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमें चेंजेस हमें नहीं पता है, उन चीज़ों को हम भी देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाग 1, तथ्यों की सुसंगति। अब देखिए तथ्यों की सुसंगति, चाहे हमारा 1872 की अधिनियम हो या 2023 का अधिनियम हो, दोनों में ही भाग 1 और तथ्यों की सुसंगति का ही नाम है, इसमें कोई भी अलग नहीं है। और जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी आपसे बात की थी, इसे जो पहला भाग है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया, 1872 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था हमने। तो उसमें अध्याय 1 अध्याय 2 के रूप में, तो अध्याय 1 में प्रारंभिक और द्वितीय में है हमारा तथ्यों की सुसंगति जो 1872 है। देखिए अब इसमें जो लाइन खींच रही है इसका मतलब है 1872 के ऊपर, जो लाइन के ऊपर है वो 1872 है यानी कि पहला, और जो बाद में आया नीचे है इसका मतलब बाद में, तो ये 2023 का है। तो 1872 जो है, 1872 में प्रारंभिक अध्याय में 1 से लेकर 4 तक धाराएं दी गई थी। अब जिसमें 1 और अब जो नवीन है उसमें 1 से लेकर 2 कर दी गई है वो धाराएं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये परिवर्तन क्यों हुआ है क्योंकि 1 से लेकर 4 तक भी जो चीजें दी गई थी उन सब चीजों को, जैसे धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ दिया गया जो पहले भी था अभी भी यही है, और जो 2 और 3 और 4 था, 2 तो निरसन कर दिया गया था 1938 के जो एक्ट है उसके द्वारा, अनुसूची भी निरसित कर दी गई थी और धारा 2 भी निरसित कर दी गई थी, परंतु धारा 3 और 4 में जो परिभाषा डेफिनेशन दी गई थी वो अब धारा 2 में कर दी गई है, तो ये परिवर्तन हो गया सबसे पहला। दूसरा आता है अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति। इसमें धारा 5 से लेकर 55 तक बताई गई है, जो धारा अब जो दी गई है वो धारा 3 से लेकर 50 तक कर दी गई है। अब इस पर हम अगली बात करेंगे, फिलहाल हम अभी बात करेंगे प्रारंभिक अध्याय पर, पहले अध्याय में प्रारंभिक में, जिसमें हम धारा 1 और 2 पढ़ेंगे। देखिए धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम। अब देखिए संक्षिप्त नाम पहले क्या था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यही सेम है बट सन बदल दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1872 से क्या कर दिया गया है,
2023 कर दिया गया है। दूसरा विस्तार। अब देखिए विस्तार के ऊपर क्या चेंजेस हुए हैं। संपूर्ण भारत पे लागू है, पहले लागू था, अभी भी लागू है। अब बात आती है कि भाई ये जो सेना न्यायालय पर जो लागू नहीं था, पहले सेना न्यायालय पर लागू नहीं था, वो चाहे इंडियन आर्मी एक्ट हो या नेवी एक्ट हो या एयरफोर्स एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, इन तीनों में से इन पे लागू नहीं होता था। बट अब जो कर दिया गया वो सेना न्यायालयों पर भी लागू है। ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है, सबसे बड़ा धारा 1 में वही यही परिवर्तन है, सेना न्यायालयों पर भी लागू है अब, परंतु पहले ये लागू नहीं हुआ करता था। अब बात आती है कि भाई किन पर लागू नहीं है, तो देखो निम्न पर पहले लागू नहीं था, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या है कि हमारे पास किसी भी न्यायालय के जो अधिकारी हैं, तो किसी भी न्यायालय के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष अगर कोई हमें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तो उन पर ये लागू नहीं होगा, यानी कि शपथ पत्रों पर लागू नहीं किया जाएगा। और सेम अभी भी ऐसा ही है कि अभी भी भाई शपथ पत्रों इनके प्रति नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी समक्ष अगर किसी भी न्यायालय या अधिकारी के सामने अगर आप वो रखते हैं, शपथ पत्र रखते हैं और देते हैं कि भाई ऐसे समान शपथ पत्र है, तो अपने आप में वो प्रूफ है और उसके लिए हमें कोई भी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके लिए हमें क्या नहीं है, उस पर भी विस्तार नहीं होगा इसका। दूसरा आता है किसी भी मध्यस्थ के समक्ष की गई कार्यवाही पर। अब किसी भी मध्यस्थ के क्या नाम, अगर किसी भी मध्यस्थ व्यक्ति के अगर समस्त वो करी गई है, सामने कार्रवाई की गई है, उनके द्वारा की गई है कार्रवाई, तो वह इंडियन एविडेंस एक्ट लागू, मतलब सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों बोल सकते, तो उन पर लागू नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा भाई, वो लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके लिए जो चीज प्रावधान दिए गए हैं वो मातृ करार एवं सुलह अधिनियम 1996 में पहले दे दिए गए, तो वो अलग दे दिए गए, तो उस पर लागू नहीं होगा, यानी कि विस्तार उस पर नहीं है। तो विस्तार कहाँ तक है, संपूर्ण भारत पर, सेना न्यायालयों पर भी पहले नहीं था, अब है, और कहीं नहीं है, बाकी के इन दोनों पर लागू नहीं है। बात आती है प्रवर्त। प्रवर्त क्या है, कब हुआ है, 1 सितंबर 1872 को हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ, परंतु 1 जुलाई 1823 को कौन सा लागू हुआ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 1 जुलाई 2023 को लागू हुआ है। चलिए धारा 1 में तो यही परिवर्तन था और यही है। चलिए अब बात करते हैं धारा 2 में क्या परिवर्तन हुए हैं। आगे हम बात करते हैं धारा 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के 3 और 4 की। तो हम जैसे कि लेके आए आपके लिए, देखिए धारा 3 क्या कहती है 1872 की, 3 में और 4 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनकी हम डेफिनेशंस देखेंगे, इनकी परिभाषाएं देखेंगे हम क्या क्या इसमें दिए गए हैं। तो इसमें निर्वाचन खंड है, निर्वाचन खंड में हम क्या क्या देखेंगे, जैसा न्यायालय, तो सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और मध्यस्थ के सिवा जो न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, मध्यस्थ हैं, इन सब को छोड़कर जो भी साक्ष्य लेने के लिए वैध व्यक्ति किया गया है, वैध व्यक्ति किया गया है, वो सभी क्या होंगे, न्यायालय होंगे, मतलब न्यायालय से शब्द के अंतर्गत आएंगे। और यही सेम है क्या कहा गया है इस भारत 2023 में,
अब आता है निश्चायक सबूत। तो निश्चायक सबूत में क्या है, ये धारा 4 में दिया गया है जो 1872 है। तो निश्चायक सबूत में क्या था कि निश्चायक सबूत तब माने जाएंगे जब साक्ष्य साबित कर दिया जाए और साबित किया गया साक्ष्य दूसरे साक्ष्य से क्या हो, एक से रिलेटेड हो, यानी कि दूसरे साक्ष्य को रिलेट करता हो साबित करने के लिए। दूसरे साक्ष्य को साबित नहीं किया जाएगा, फिर हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि हम एक बात कहें कि मैं एक और व्यक्ति है, तो हम दोनों एक मेले में मिले थे या हम पार्क में मिले थे। तो हम जब मिले तो मैंने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि भाई मैं और ये मेले में मिले थे। तो अब उस चीज़ को मिलने के लिए, यानी कि वो भी ये कहे कि भाई मैं और ये मिले थे मेले में, तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? तो ये चीज़ प्रूफ कर दी गई मेरे के द्वारा। तो एक व्यक्ति के द्वारा ये जो चीज़ प्रूफ कर दी गई है, दूसरी वही सेम चीज़ दूसरा व्यक्ति अगर प्रूफ करता है तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। यही क्या कहलाते हैं निश्चायक सबूत। परंतु इसमें एक अपवाद भी है जो धारा 113 का ए है, जो इसके अनुसार है, 1872 के अनुसार है। तो उसमें क्या कहा गया है कि भाई यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी इस महिला के साथ शादी नहीं हुई और ना हमारी कोई मुलाकात हुई कभी, तो ये जो बच्चा है वो मेरा है। यानी कि ना शादी हुई ना मुलाकात हुई, तो भाई ये जो होगी अब उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि ये जो बच्चा है ये किसी का है। तो ये निश्चायक सबूत नहीं होगा। आगे बात करते हैं ना साबित। देखो सेम बात इसमें भी 2023 में भी कही गई है और मैं बताऊंगा क्या क्या कैसे है ना साबित। तो ना साबित का क्या है, जो चीज साबित नहीं की गई है, यानी कि साबित नहीं की जा सकती। अब देखो बात ऐसी है कि जब एक होता है साबित कर देना एक चीज को और एक होता है कि ना साबित करना। तो जो चीज हमारी साबित नहीं हुई है, यानी कि साबित नहीं हुई मतलब इन द सेंस एक और शब्द है साबित नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला साबित नहीं है। इसका मतलब है कि साबित जो चीज ना साबित है, डिसप्रूव, जो चीज हमने कहा है उसके अगेंस्ट जो बात आ रही है निकल कर और उसे हम साबित नहीं कर पा रहे, तो वही क्या कहेगी ना साबित। जैसे कि एक व्यक्ति कहे कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे घर में चोरी करी है। अब वो ये व्यक्ति ये प्रूफ कर दे कि भाई मैंने तो भाई जब मैं चोरी की गई थी उस दिन तो मैं भाई कहीं और था। जैसे दृश्यम 2 मूवी में दिया गया है, दृश्यम में दिया गया है, तो उसमें भी क्या कहा था भाई मैं जिस दिन ये हत्या हुई है उस दिन तो मैं यहाँ था ही नहीं। तो अब था नहीं तो एक बार बताओ, अब ये चीज़ प्रूफ हो गई मैं यहाँ था नहीं, तो मैं क्या यहाँ पे हत्या कर सकता हूँ, क्या चोरी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो सीधी सीधी बात है वो साबित नहीं की जा सकती, साबित नहीं हुई भाई कि भाई डिसप्रूव है। जो भी तुमने ये एलिगेशन लगाया कि इसने चोरी की है हत्या की है वो नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। तो ये क्या है ना साबित। दस्तावेज, तो दस्तावेज में क्या है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ऐसा कोई भी एविडेंस जो ये करता हो कि भाई किसी भी पदार्थ, किसी भी अक्षरों, चित्रों और साधनों, इन चिन्हों के द्वारा क्या करता हो, किसी भी चीज को यानी किसी फैक्ट को या किसी भी कार्य को इनको करने के लिए साक्ष्य देता हो कि भाई ये जो है कि ये कार्य हुआ है इन चिन्हों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा, पदार्थों के द्वारा या साधनों के द्वारा। ये पता करता हो कि भाई ये साक्ष्य दिया गया है साधनों के द्वारा, तो इसे क्या कहेंगे, ये बता देता है साफ।
अभिव्यक्त करता है कि भाई ये दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? साक्ष्य है, वो दस्तावेजी साक्ष्य। ये दस्तावेजों के द्वारा किया गया है, परंतु वही साक्ष्य क्या है? परंतु सुनिए एक और बात, साक्ष्य बताएंगे बाद में, परंतु तो दस्तावेज साक्ष्य में हमने बता रहे थे कि एक 2023 में जो अधिनियम आया था उसमें कुछ दस्तावेज में कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, जिसमें ईमेल्स, सर्वर लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप जो या स्मार्टफोन हो गए, इन तीनों में जो दस्तावेज हैं, ये मैसेज, वेबसाइट या स्थानीय साक्ष्य हो गए। डिजिटल डिवाइस में संग्रहित जो वॉइस मेल होते हैं या मैसेज होते हैं, वॉइस मैसेज या मेल, तो ये सब होते हैं, ये सब में भी दस्तावेज में ही संग्रहित किए गए थे। इसके बाद आता है साक्ष्य यानी कि एविडेंस। एविडेंस क्या है? देखिए, एविडेंस दो प्रकार के होते हैं। अब एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, इसमें ये कहा गया है कि भाई जो एविडेंस होते हैं, तो एविडेंस में ये स्पष्ट किया गया है कि एविडेंस किन चीज़ों का लिया जा सकता है, किन का नहीं। तो देखिए, एविडेंस का सीधा सीधा जो फैक्ट है वो कहा गया है कि एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य में क्या है? तो मौखिक साक्ष्य दिया गया धारा 59 और 60 में, और दूसरे दिए गए लिखित साक्ष्य यानी दस्तावेजी साक्ष्य जो मैंने हवाल बताया 61 में और आपके 74-75 में भी दिए गए हैं। तो ये बताए गए हैं कौन कौन से साक्ष्य। तो इसके बाद जो साक्ष्य क्या है? किसी बात को साबित करने वाले, जो किसी व्यक्ति के गवाहों के द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी कार्य द्वारा, यानी लिखित दस्तावेज हो गए या फिर कुछ और बात हो गई, जैसे कथन हो गए, बिना जांच किए, मतलब बिना जांच किए नहीं, जांच करने के बाद जो चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं साक्ष्यों के द्वारा, गवाहों के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? साक्ष्य। अब जो मौखिक रूप से दिए गए हैं वो मौखिक साक्ष्य हो जाएंगे, और जो लिखित रूप में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो गए या डिजिटल डिवाइस हो गए, तो ये सब क्या कहलाएंगे? लिखित साक्ष्य। बात आती है अगला तथ्य। तो तथ्य में ये कहा गया है कि भाई कोई भी कार्य जो किसी घटना से रिलेटेड होता है, जो कोई भी घटना या कार्य जो विशेष घटना से रिलेटेड होता है उसे तथ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखो फैक्ट क्या है, मतलब फैक्ट तथ्य क्या है कि कोई भी कार्य हुआ, मैं जैसे आपको कुछ बता रहा हूँ, तो ये प्रत्येक बात जो मैं बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ या चल रहा हूँ, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? ये सब फैक्ट हैं, तथ्य हैं। परंतु यही जो चीज़ किसी भी चीज़ से रिलेवेंट हो, यानी कि सुसंगत हो, कि जैसे मेरे बताए जाने के द्वारा कि आपको कोई चीज़ समझ में आई या कोई चीज़ में ऐसा हेल्प मिली या आपने कुछ कार्य उसके द्वारा आप उसके आधार पर कुछ अच्छा आपको मैसेज गया, कुछ हुआ, तो ये सब जो फैक्ट जिनके द्वारा हुआ है ये सब क्या कहलाएंगे? तथ्य के द्वारा जो होता है वो सुसंगत तथ्य कहलाएंगे। अब इस बाद आता है विवादक तथ्य। विवादक दे जो तथ्य होते हैं वे क्या होते हैं कि देखिए, जो भी तथ्य हमारा कोई भी ऐसा तथ्य, एक ऐसा तथ्य जिसके द्वारा किसी पूरी घटना की, हमारे
पूरी घटना की क्या पता चले, सारांश के रूप में उससे पूरी व्याख्या बता दी जाए, क्या कहलाता है, विवादक तथ्य, फैक्ट एंड इश्यू बोलते हैं ना। यानी कि कोई ऐसा आधार होता है ना कि भाई ये केस जो मामला आता है या हमारे कोई भी घटना घटती है, कोई ना कोई एक मेन पॉइंट होता है जिसके आधार पर ये घटना घटित होती है, यानी किस उसके रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए एक चोरी हुई, तो चोरी कहाँ हुई, किसके घर पे हुई, कैसे हुई, मतलब जैसे कोई अमीर आदमी के ऊपर, अमीर घर आदमी के घर पे चोरी हुई, तो उस चोरी जो हुई है तो उस आदमी के रिलेटेड है सब चीज़ें, तो आदमी के रिलेटेड है, यानी कि पूरे उस आदमी की जो हमारे सारांश निकल के आएगा, उस आदमी के बारे में हम जो समरी के रूप में देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा पूरी रिलेवेंसी क्या है, पूरा मैटर क्या है, किस आधार पर चोरी हुई है और किसने की, ये किस आधार कैसे हुई है। तो उस आधार पर हम पूरी फैक्ट बताते हैं, मतलब फैक्ट की समरी टाइप में बताते हैं, विवादक तथ्य। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा क्या मतलब है, तो उपधारणा जो होती है कोई कोई भी व्यक्ति है, मैं प्रिज्यूम कि भाई यदि कोई कार्य हो रहा है, उपधारणा का मतलब सीधा पहले तो ये समझ लिए उपधारणा क्या होता है कि कोई भी कल्पना करना, कि यदि व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो जब कार्य कर रहा है तो सीधी बात है, अगर कोई कार्य कर रहा है तो उससे कोई ना कोई घटना भी घटित होगी, यानी कोई ना कोई कार्य भी होगा। तो कार्य जब घटित होगा यानी घटना घटित होगी, उस घटना के आधार पे हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि ये व्यक्ति अगर उधर की साइड गया है और किसी अन्य व्यक्ति ने भली से घटना घटित की हो, पर उधर ये गया था, ये कार्य हुआ था, तो हो सकता है ये घटना उस व्यक्ति ने की हो। तो ये प्रिज्यूम है, ये हो सकता है यार कि वो ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए के घर में चोरी हुई और बी उधर की साइड जा रहा है, पर चोरी सी ने की है, परंतु बी उधर की साइड गया, सी के बारे के उपलब्ध साक्ष्य नहीं है कि भाई सी ने चोरी की है, या सी के बारे में पता भी नहीं, परंतु सी बी जो है तो बी उधर की घर की तरफ जा रहा है, उससे मिल के आ रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, ये प्रिज्यूम करेंगे कि यार उदाहरण ये करेंगे कल्पना कि शायद ये उधर की साइड गया है, घर पे मिलने गया है और ये हुआ है, तो शायद उसने चोरी कर लियो। तो भाई ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है वो अपने साथ बैग भी लेके कुछ नहीं गया, पर बैग लेके आया है, उसमें हो सकता है कपड़े हों, परंतु हम तो ये प्रिज्यूम करेंगे शायद वो बैग से भरा हुआ वो पैसा भर के ले गया हो, तो ये प्रिज्यूम है। दूसरा इसी प्रकार उपधारणा करेगा, तो इसका मतलब है कि भाई ये करेगा ही करेगा, यानी कि कोई साक्ष्य मेरे खिलाफ अगर कि कोई व्यक्ति ने मेरे खिलाफ साक्ष्य दिए और मैं ये साबित नहीं कर पाऊँ जब कि भाई कि मैं ना मेरे जो साक्ष्य दिए वो गलत हैं, ये जो साक्ष्य हैं वो पूरे सब गलत हैं, कहानी पूरी गलत है, ये जब तक मैं साबित नहीं कर पाऊँगा तब तक जो न्यायालय होगा वो क्या कहेगा कि भाई आपने ही गलत किया है, यानी कि जो कार्य गलत हुआ है वो आपने किया है। क्यों? क्योंकि यही तो देखते हैं भाई, हमारे पास सबूतों का अभाव है, तो न्यायालय क्या करता है, ये मानता है, बाध्य होता है उन तथ्यों और सबूतों के प्रति कि भाई ये कार्य इसी व्यक्ति ने किया है। परंतु ये चीज़ मैं प्रूफ कर दूं कि भाई नहीं, मैंने ये कार्य नहीं किया है, तुम गलत सोच रहे हो, ये जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, ये कार्य मैंने नहीं किया है। तो ये तथ्य जब तक मैं साबित ना कर दूं तब तक न्यायालय ये उपधारणा करेगा ही करेगा कि ये कार्य मैंने ही किया है। परंतु इसमें क्या है कि ये कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, हो सकता है, बोलते हैं ना, हो सकता, मे बी पॉसिबल। तो यही वो जो मे प्रिज्यूम है वो मे बी पॉसिबल पे ही आधारित है। इसके बाद है साबित नहीं हुआ। अब मैंने पहले बताया, आपको कुछ देर पहले बताया था साबित क्या होता है। तो साबित क्या है, कोई भी चीज़ जो प्रूफ हो गई कि भाई मैंने चोरी नहीं की, मैंने प्रूफ कर दी मैंने चोरी नहीं की, मैंने घटना में घटित नहीं था, तो भाई मैंने प्रूफ कर दिया तो साबित हो गया सीधा। पर साबित नहीं हुआ, अब ये ना हमने ये कर पाए कि भाई मैं गलत हूँ
और ना हम ये कंफर्म कर पाए ये सही है, तो हम दोनों में क्या है, अब ये कंफर्म निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो तब क्या कह होता है, नहीं साबित हुआ। तो उस स्थिति को हम कहते हैं नहीं साबित हुआ। तो ये कैसे होती है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि भाई जब देखो एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से हम समझते हैं इस चीज को कैसे होता है ये। ए ने ए व्यक्ति है, इसमें 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी। तो देखो ए ने एक मकान का मालिक है, ए कहता है कि भाई मेरे घर पर चोरी हो गई, ठीक है, केस डाल दिया। तो बी ए कहता है कि भाई बी सी डी इसके गवाह हैं। तो सुन ठीक है भाई, मान लिया ठीक है भाई गवाह हैं, तो गवाही के लिए बुलाया जाने के लिए कहा। तो भाई बी जो है वो कहता है कि भाई बी के घर वाले कहते हैं कि भाई बी जो था तो गवाही देने से पहले वो मर गया, उसके आए तो 3-4 दिन हो गए उसे मरे हुए, या 10-5 दिन हो गए, जैसे भी था उसका नंबर आया, जैसे भी वो मर गया। सी जो था वो ऐसी स्थिति में कि वो आ नहीं सकता, या बहुत पीड़ित है, या उसे आने में बहुत खर्चा लग रहा है, या जितने का वो मैटर नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति हो रही है। दूसरा जो डी है वो भाई अपनी बात से मुकर गया, पहले उसने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा गवाही और इसने चोरी की मैं बता दूंगा चोरी हुई है। अब वो बात मुकर गई कि भाई क्या नाम है चोरी के इसने की है, अब वो मुकर गया बात से। अब ऐसी स्थिति में वास्तविकता में चोरी तो हुई, ये तो सत्य है कि चोरी हुई है एक ही घर पे, परंतु अब इन तीनों के जो गवाह थे उनसे ये कोई भी प्रूफ नहीं हो पाया कि चोरी इसने की है या नहीं की है, चोरी किसने की है किसने नहीं की। ऐसी स्थिति को हम ना साबित हुआ बोलते हैं। तो एक केस हुआ था नवल किशोर सोमानी वर्सेस पूनम सोमानी 1999 का एक केस है। उसमें ये कहा गया, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये कहा गया था कि भाई ये जो केस है ऐसी स्थिति आ जाए जब कोई के तथ्य और कोई बात ना साबित दिखे और ना ही वो ना साबित दिखे, दोनों ही स्थिति ना दिखे, तब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये ना साबित हुआ है। तो इसमें कार्य क्या कह सकता है, भाई कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, कोई ऑर्डर तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हम ये कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, अब इसमें हम कुछ ना कुछ तो स्थिति देंगे कि भाई या फिर ये गलत है या ये सही है, या इसका ये दर्जा करेगा, या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालेंगे न्यायालय, क्योंकि होता ही सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसने कहा कि जो न्यायाधीश होता है वो अपने न्यायिक विवेक के आधार पर, सामान्य बुद्धि के आधार पर, जो एक नॉर्मली व्यक्ति होता है उसके आधार पर भी ये चीज़ें को वो समझकर, देखकर, परीक्षण कर अच्छे तरीके से अपनी बुद्धि के विवेक के, न्यायिक विवेक के आधार पर वो निर्णय दे सकता है जो उसे उचित लगे। और वो जब तक मान्य होगा जब तक उसे चैलेंज करे उसे गलत साबित नहीं कर दिया जाता है। ये कहा गया। इस बार सुसंगत हल बताया, रिलेवेंट फैक्ट, कोई भी तथ्य एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, रिलेवेंस मतलब रिलेटेड, एक दूसरे से संगत होते हैं कि भाई ये कार्य इससे हुआ है, जिसे हम बोलते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, कि भाई कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, वो रिलेवेंट होते हैं। तो रिलेवेंट मतलब रिलेवेंसी आ गई, तो सुसंगत मतलब रिलेवेंसी फैक्ट। इसके बाद उपधारणा करेगा, ये भी बता दिया। उपधारणा कौन करेगा, भाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा कि भाई जब तक मैं सत्य ये नहीं कहता ये गलत है सत्य है, तो तब तक मुझे न्यायालय यही मानेगा कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने सबूत नहीं दिया उसके लिए मैं सही हूँ। तो ये सब क्या है, अब इसमें क्या है ये चीज़ भी समझ लीजिए कि जो साक्ष्य हैं
अब इसमें अंतर क्या आया है, देखो यही सेम चीज़ें दस्तावेज को छोड़ के बाकी सब चीज़ें सेम रही हैं जो 1872 2023 में सेम है, ये सब चीज़ें, बट परिवर्तन कहाँ का आया, दस्तावेज में और न्यायालय में। बाकी की ज़्यादातर कहीं भी नहीं आया है। तो न्यायालय में देखो, न्यायालय में बता दिया मैंने कि न्यायालय में क्या आया है, नहीं न्यायालय में नहीं आया, सॉरी, केवल दस्तावेज में आया है, बाकी सब सेम है। वो उसकी याद आ गई थी धारावन की विस्तार की न्यायालय का। तो धारा इसमें क्या बताया गया है, केवल दस्तावेज में परिवर्तन आया है कि कौन से दस्तावेज और अब किए गए हैं नए आधुनिक युग के आधार पर। तो देखिए इसके बाद बाकी सेम है, बट थोड़े परिवर्तन आया तो केवल सेक्शंस का। तो देखिए ये जो पहले थे 1872 में कोई भी सेक्शन नहीं दिए गए थे, केवल ये बताया गया था ये धारा 3 में। तो आपको मैं बता दूं इसमें धारा 3, ये 4, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 4, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 4, यानी कि ये धारा 4 और 3 के ही रिलेटेड ये बताया गया। ये धारा 4 में ABCD ऐसा कोई लफड़ा नहीं था, बट यही जो धारा 3 और 4 थी अब नए में क्या कर दिया है धारा 2। तो धारा 2 में अब ये क्रम बताया गया है, कौन सा क्रम है, 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 2K 2L। तो ये इस तरीके से बताई गई हैं। तो हमने आज पढ़ा धारा 1 धारा 2, दोनों चीज़ें पढ़ ली नए एविडेंस के आधार पर भी और पुराने एविडेंस के आधार पर। हमने क्या पढ़ लिया, 1 2 3 4, तो चारों धाराएं पढ़ ली। तो इसमें हमने जो परिभाषा को कौन कौन सी देखी है, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 डेफिनेशंस देख ली। इसमें आज थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, ये बस इतना ही परिवर्तन है। एक और में थोड़ा सा माइनर परिवर्तन है इसमें, जो भी है जो भारत की जो परिभाषा पुराने एक्ट में दी गई थी वो खत्म कर दी गई है, बस यही परिवर्तन किया गया है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।